नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी है। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा है कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है। उन्होंने एक बार फिर से साफ किया है कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। तोमर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया। पिछले 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि आप विश्वास रखिए, किसानों के हितों में किए गए सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव रखेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ किसान समूहों ने अफवाह और गलत सूचना फैलाई है, उन्हें दूर करना मेरा काम है। और इसी बीच में हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा से एक खबर है जहां पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 5 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से, आईपीएस लोकेंद्र सिंह को बनाया गया कैथल का एसपी और आईपीएस शशांक कुमार सावन बने पानीपत के एसपी। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए हैं। आईपीएस लोकेंद्र सिंह को कैथल का एसपी बनाया गया है, तो वहीं हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आईपीएस लोकेंद्र सिंह को कैथल का एसपी बनाया गया है, तो वहीं आईपीएस शशांक कुमार सावन को पानीपत के एसपी नियुक्त किया गया है। देश भर के किसान कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली से सटे सीमाओं पर बैठे हुए हैं। पिछले 21-22 दिनों से किसानों का यह आंदोलन जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को शुक्रवार को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि 8 दिसंबर को प्रदेश भर में होने वाले किसान सम्मेलनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 2 बजे किसानों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण प्रदेश की लगभग 23,000 ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेना में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय खालिस्तानी संगठनों और उनसे जुड़े एनजीओ पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। मंत्रालय की ओर से एक टीम गठित की गई है जो ऐसे संगठनों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग साथ ही आतंकी गतिविधि पर नजर रखेगी। ये टीम एसएफजे, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स पर शिकंजा कसने और विदेशी फंडिंग को खंगालने का काम करेगी। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यूके, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी से होने वाली विदेशी फंडिंग पर मुख्य रूप से नजर रखेगी। सूत्रों की माने तो हाल ही में गृह मंत्रालय में एजेंसियों की बड़ी बैठक हुई है जिसमें यह फैसला लिया गया। इसमें एनआईए, ईडी, सीबीआई, एफआईयू और इनकम टैक्स को ऐसे खालिस्तानी संगठनों पर नजर रखने को कहा गया है और एक्शन की भी तैयारी है। बता दें कि ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में जिस तरह अलगाववादी संगठन, आतंकी संगठनों पर हुई है, उसी तर्ज पर आगे बढ़ाई जाएगी। इसी मिशन के तहत एनआईए जल्द ही गुरपंतवत सिंह पुन्नम, परमजीत सिंह पम्मा और हरदीप सिंह निज्जर जैसे खालिस्तानी आतंकियों की भारत में मौजूद प्रॉपर्टी जब्त करने की तैयारी में है ताकि विदेशी फंडिंग पर नकेल कसी जा सके। दरअसल एजेंसियों की कोशिश है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के K2 को फेल किया जाए। हाल ही में यूके, कनाडा और यूएसए में खालिस्तान समर्थकों ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कई जगहों पर विदेशी दूतावास पर प्रोटेस्ट किया था। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 22वां दिन है, जहां किसान सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान किसानों को कई संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब जय जवान जय किसान की बात करने वाले देश में किसानों को पूर्व सैनिकों का भी साथ मिल गया है। बता दें कि आज पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी का एक डेलीगेशन दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए अंबाला से रवाना हुआ।
इस दौरान सैनिकों ने सरकार से किसानों की मांगों को मानकर उनकी समस्या का समाधान करने की अपील की है और साथ ही कहा कि जिस देश का जवान और किसान सड़कों पर आ गया है, ये उस देश का दुर्भाग्य होता है। आज अंबाला से पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी अंबाला का एक डेलीगेशन उन किसानों की हौसला अफजाई करने के लिए, उन किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली कूच कर रहा है, जो 21-22 दिन के धरने से बैठे हुए हैं। मैं भारत सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी मांगों के ऊपर ध्यान दिया जाए और इनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि किसान जो है वो अपनी मांग कर रहा है, ना कि कुछ सरकार से मांग रहा है। जो काले कानून किसानों के ऊपर लादे गए हैं, इनको वापस किया जाए जल्दी से जल्दी, और सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन जो अभी तक पूरी नहीं हुई उसको भी पूरा किया जाए। मैं ये प्रधानमंत्री को निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस देश का किसान और जवान सड़क के ऊपर आकर बैठ जाए, उस देश का दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को सही करने के लिए इन किसानों की और जवानों की मांगों को ध्यान में रखकर पूरा किया जाए, इससे नीचा नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें प्रदेश सरकार ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ NSA की धाराएं हटाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कफील खान के लिए राहत माना जा रहा है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि रासुका के तहत डॉक्टर कफील खान की हिरासत खत्म करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी। अब डॉक्टर कफील खान के खिलाफ दर्ज मामले का निपटारा मेरिट के आधार पर ही होगा। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 सितंबर को डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिज बिहाड़ा इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है, जिसकी पहचान 40वीं बटालियन के पाटिल पद्माकर के रूप में हुई है। जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दूसरा हमला पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अवंतीपोरा के कदलबल में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसका जवानों की ओर से जवाब दिया गया है। इसके बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। इस हमले में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि पुलिस ने अवंतीपोरा में किसी भी हमले को नकारा है। उनके अनुसार सब सामान्य है और कोई हमला नहीं हुआ। इसरो ने मोबाइल फोन से लेकर टीवी तक के सिग्नलों के स्तर को सुधारने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-1 को PSLV-C-50 रॉकेट से लॉन्च किया है। गुरुवार दोपहर सैटेलाइट को चेन्नई से 120 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से रवाना किया गया। CMS-1 को पृथ्वी की कक्षा में सबसे ऊंचे, या दूसरे शब्दों में कहें तो 42,164 किलोमीटर की सबसे दूरस्थ बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। इस कक्षा में स्थापित होने पर यह सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ उसी की गति से घूमेगा और पृथ्वी से देखे जाने पर आकाश में एक जगह खड़े होने का भ्रम देगा। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी दुश्वार बन गई है। घाटी के पहाड़ी इलाकों में तापमान जमाव बिंदु के नीचे चला गया है। जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में इस सीजन की ही नहीं बल्कि पिछले 10 वर्षों में सबसे ठंडी रात रही। यह तापमान 0 से 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो कि पिछले एक दशक में दिसंबर के महीने का सबसे कम तापमान है। कश्मीर घाटी में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण तापमान जमाव बिंदु के कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। वहीं गुलमर्ग जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन पर तापमान 0 से 11 डिग्री नीचे पहुंच गया। प्रचंड ठंड से नदी नालों का जमना शुरू हो चुका है।
क्रिकेट में शानदार पारी खेलने के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह ही फार्म बिजनेस में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। धोनी के फार्म में उगाई गई ऑर्गेनिक सब्जी अब मार्केट में बिक रही है और ग्राहकों को पसंद भी आ रही है। मार्केट शेयरिंग के लिए धोनी मंझे बिजनेसमैन की तरह पेनेट्रेटिंग प्राइस पर भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेनेट्रेटिंग प्राइस का मतलब है शुरुआत में किसी भी प्रोडक्ट को बाजारी भाव से सस्ता बेचना। ऑर्गेनिक होते हुए भी उनके फार्म के गोभी और दूसरी सब्जियां बाजार की सब्जियों से सस्ती हैं। दिल्ली मार्केट में राजधानी रांची का होलसेल सब्जी मार्केट है, जहां पर फल मंडी से थोड़ा सा आगे धोनी का कियोस्क है, जिसमें उनके फार्म में उगाई गई सब्जियों की बिक्री हो रही है। इसमें गोभी सिर्फ 10 रुपए प्रति किलो जबकि टमाटर सिर्फ 30 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। होलसेल मात्रा में लेने पर यह और सस्ता मिलेगा, लिहाजा मार्केट में सब्जियों का रिस्पॉन्स अच्छा है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया है। 28 साल के इस तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आमिर ने कहा है कि ऐसे में वह क्रिकेट जारी नहीं रख पाएंगे। मोहम्मद आमिर ने जून 2019 में वर्कलोड मुद्दे पर टेस्ट से संन्यास का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मौजूदा पाकिस्तानी टीम प्रबंधन के तहत वह नहीं खेलना चाहती हैं। आमिर ने बताया कि न्यूजीलैंड में चल रही सीमित ओवरों की सीरीज के लिए उन्हें टीम से बाहर रखा गया। उन्हें क्रिकेट से दूर रखने की कोशिश भी की जा रही है। आमिर ने कहा कि जब मुझे 35 खिलाड़ियों में नहीं रखा गया, मेरे लिए अपना रास्ता अलग करने का समय आ गया है। मैं अपना भविष्य अन्यत्र तलाश लूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्रिकेट से दूर नहीं जा रहा, मुझे दूर करने की कोशिश की जा रही है। आपने यहाँ का माहौल देखा है और जिस तरह से मुझे दरकिनार किया गया है। तो भी उन्हें जिस तरह का माहौल बन चुका हुआ है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस मैनेजमेंट के जो अंडर में क्रिकेट खेल सकता हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं अब इतना मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2010 से 2015 तक बहुत टॉर्चर देखा कि जो मैं क्रिकेट से दूर रहा, जो भी वो हुआ था एक वाकई, उसकी मैंने सज़ा भी काटी, सारा कुछ हुआ। और फिर लोग बड़ा मुझे ये बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि जी पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया, पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया। देखिए पीसीबी के दो बंदों ने, मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ उनको, जिन लोगों ने मेरे पे इन्वेस्ट, एक तो 5 साल की मैं सज़ा काट के आया, कोई साल बाद मैं क्रिकेट में आया नहीं। दूसरा एक सेठी साहब को, क्योंकि उस टाइम उन्होंने सिंगल हैंडली और शाहिद अफरीदी, ये 2 बंदे थे, क्योंकि आपकी बाकी टीम सारी उधर थी कि जी मोहम्मद आमिर के साथ हमने नहीं खेलना। ये वो उन दोनों का मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उस टाइम मुझे टफ़ टाइम पे सपोर्ट किया था। बाकी अभी जो रिसेंटली आपने देखा, जो माहौल क्रिएट किया गया कि हर बात पे टाउन, मैंने अपना पर्सनल डिसीजन लिया, उसको लोगों के सामने इस तरह गलत पेश किया गया कि पता नहीं मैं मुल्क से नहीं खेलना चाहता। मुल्क से कौन नहीं खेलना चाहता भाई, मुल्क से कौन नहीं खेला। मैं अगर उन्होंने इस तरह मेरे उस पर्सनल डिसीजन को लीगों के साथ अटैच किया, मेरा तो कमबैक ही लीग से हुआ था। अगर आपको याद हो, मैं बीपीएल। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जारी है। जहां कुछ वैक्सीन अपना असर दिखा रहे हैं, वहीं कुछ वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी दिखना शुरू हो गए हैं। अब इस कड़ी में फाइजर वैक्सीन का भी नाम जुड़ गया है। अमेरिका के अलास्का शहर में 2 लोगों ने जैसे ही फाइजर की वैक्सीन लगवाई, इनकी तबीयत बस कुछ मिनटों में ही खराब होनी शुरू हो गई। ये दोनों हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और एक ही अस्पताल में काम करते हैं। पहली हेल्थ केयर वर्कर एक मध्यम आयु वर्ग की महिला है, जिन्हें पहले से एलर्जी की कोई दिक्कत नहीं थी। वैक्सीन लेने के 10 मिनट के अंदर ही उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। अस्पताल के अनुसार दूसरे हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगवाने के 10 मिनट के अंदर ही आंखों में सूजन, चक्कर आना, गले में खराश जैसी समस्या होने लगी। इस युवक का इलाज भी एलर्जी की कुछ दवाओं से किया गया है। 1 घंटे बाद युवक की हालत में सुधार आ गया और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल ब्रिटेन के मेडिकल रेगुलेटर का कहना है कि जिन लोगों को अनफ्लैक्सिस की समस्या है या फिर कोई दवा या खाने की कुछ खास चीजों से एलर्जी हो जाती है, उन लोगों को फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद मैक्रों ने अपनी जांच कराई थी, जिसमें उन्होंने कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। संक्रमित पाने के बाद मैक्रों आइसोलेट हो गए हैं। वहीं पिछले दिनों उनके संपर्क में आए लोगों को भी जांच कर उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। बता दें कि 42 वर्षीय मैक्रों ने कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण दिखने के बाद अपनी जांच कराई थी। जांच में संक्रमित पाए गए 7 दिन के लिए आइसोलेट हो गए हैं। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि मैक्रों अब भी कार्यभार संभाल रहे हैं और वह आइसोलेशन में रहते हुए काम कर रहे हैं। फ्रांस में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए इसी हफ्ते से रात्रि कर्फ्यू की शुरुआत भी की गई है। हरियाणा में कोविड-19 की वैक्सीन आने पर होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। NHM कर्मचारियों को 2 दिवसीय ट्रेनिंग भी दे दी गई है। पहले चरण में 67 लाख लोगों को टीका लगेगा। इनमें करीब 1,90,000 सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो कोरोना मरीजों के इलाज और उनकी जांच में जुटे हुए हैं। इसके अलावा 4 लाख फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिनमें नगर निकाय, पुलिस समेत कई विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। 50 साल की उम्र से ऊपर के करीब 58 लाख लोग भी शामिल किए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। बुधवार को 811 नए मरीजों के मुकाबले 1452 ठीक हुए हैं। वहीं 13 मरीजों की जान गई है। पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी उपिंदर अहलूवालिया ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सेक्टर 14 में उपिंदर के मतदान कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी की इमेज कंपनी वाला काम अब नहीं चलेगा। आप लंबे समय तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। बीजेपी का दोहरा चेहरा अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि पंचकुला नगर निगम चुनाव बीजेपी के खिलाफ आम लोगों के मूड को प्रतिबंधित करेगा।
शैलजा ने कहा है कि हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत से साथ यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद हमने इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। हमारे उम्मीदवार कालका से जीते और पंचकुला से पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन मामूली अंतर से हार गए। हरियाणा की रेवाड़ी में निकाय चुनाव आने वाली 27 दिसंबर को होंगे। साथ ही 30 दिसंबर को चुनावी नतीजे प्रत्याशियों की जीत पर मोहर लगाएंगे। इस बीच रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की पुत्रवधू विक्रम यादव मैदान में हैं। आज उन्होंने अपना चुनावी प्रचार अभियान शुरू किया। रेवाड़ी के विश्वकर्मा चौक पर लगी विश्वकर्मा की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद उन्हें जीत दिलाएगा। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए रेवाड़ी शहर का विकास कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। रेवाड़ी वासियों को, आप सभी को, मीडिया को, प्रेस को मेरा नमस्कार। अभी जो प्रचार अभियान आपने शुरू किया है, माल्यार्पण किया है, क्या कुछ कहेंगे? प्रचार अभी शुरू किया है हम लोगों ने पूरे विकास कार्य के लिए, यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए। ट्रैफिक की यहाँ पर मुझे समस्या, एक तो घुसते ही मुझे लगा यहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम प्रचार शुरू कर रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, उसके बाद हम आज कहाँ ये चुनाव सीधा सीधा जैसे विधानसभा में बात थी, ये व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। एक जो सेट हो गया ना कि दो परिवारों को मन में बिठा के जो चुनाव लड़ने की एक सिस्टम, उनके द्वारा थोपे हुए कैंडिडेट, उनका सेल्फ इंटरेस्ट केवल वहीं तक रहता है और चुनाव के दौरान से बन जाते हैं। लेकिन चुनाव के बाद या इतना लंबा राज किया है जिन घरानों ने, उनसे अगर कोई ये पूछे कि आप अपनी उपलब्धियां बताइए, तो उनकी 70 साल की उपलब्धि मेरी 5 साल की उपलब्धि से बोनी पड़ेगी। तो अगर एक आम समाज का आदमी, व्यक्ति जिसके मन में फायर है, जहन में एक दर्द है कि व्यवस्था परिवर्तन हो और हम राजनीति में सेवा के लिए आए हैं और यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल पंप के पास खड़ी उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की 3 लग्जरी बसों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। दरअसल ये पूरी घटना लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 25 कानपुर रोड की है, जहां दरोगा खेड़ा पेट्रोल पंप के पास यूपी रोडवेज की खड़ी 3 लग्जरी बसों में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद राहगीरों ने बंथरा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। एक साथ 3 बसों में आग लगने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया और आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बसों में आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया। देखिए, मुझे जानकारी मिली, जैसे सूचना मिली कि एक बस में आग लगने की सूचना मिली थी, पर यहाँ जब मैं सामने देखा, जब घटनास्थल पर आया, तो यहाँ 3 गाड़ियाँ एक साथ जल रही थी। तीनों एक दूसरे से सटी हुई आसपास लगी हुई है और चूँकि रास्ते में बहुत जाम था, हाईवे पर अक्सर जाम लग जाता है, तो हमारी गाड़ियों को आने भी बहुत परेशानी हुई और हम रास्ते में उसे डिटेन भी हुए। काफ़ी समय लगा, हमने खुद उतर करके गाड़ी से रास्ता खुलवाया और किसी तरह से बड़ी मुश्किल से हमने और हमारे कर्मचारियों ने गाड़ी को पास कराया और घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा तीनों गाड़ियों में बहुत तेज़ी से धू करके जल रही थी, बहुत ज़बरदस्त आग लगी थी। और इसके सबसे बड़ी बात ये रही कि जो पास में 50 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप है, एसएस पेट्रोल पंप, ये अगर समय पर रहते नहीं कर लिया गया होता इस पर नियंत्रण, तो ये पेट्रोल पंप को जो है अपने आवेश में ले लेती, तो जो एक बहुत बड़ी क्षति होती। तो उस क्षति से हमारे कर्मचारियों ने बड़ी सूझबूझ के साथ जो है मेहनत करके कंट्रोल कर लिया। कासगंज की कोतवाली ढोलना पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई की है और इसी के तहत प्रधान से मिली भगत कर पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसमें गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से पलटकर कब्जा करने का मामला दर्ज किया गया है, जबकि पीड़ितों के मुताबिक खेत में गेहूं की फसल पूरी तरह से खड़ी हुई है। इस दौरान पीड़ितों ने उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उधर इस झूठी एफआईआर को लेकर
क्षेत्र में पुलिस के प्रति सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये ऐसा था, उनका खेत का विवाद था, अपना खेत पर अपने करके गए, जोत के गए और अपने आप ही झूठा बना रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत में लिखवा रहे हैं हम लोगों को, सभी परिवार वालों को दबाने के लिए प्रधानी के मैटर को लेते हुए सब इशारे पर हो रहा है कि इनका 2 बीघा 7 विषय ज़मीन है, इनकी मौका पर 3 बीघा हती हुई है, कोई पलटी हुई नहीं, जबकि इन्होंने FIR में 13 तारीख का ये दिखाया है कि हमने इनका ज़बरदस्ती खेत को पलटा है। आप मौजूद हैं, आप मौके पर देख सकते हैं कि कहीं इसमें पलटा है, कोई छेड़खानी हुई है, फसल खड़ी हुई है। और इसी के साथ खबरों मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।